और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी, हर शख्स के जहन में ये जाहिर सी बात है कि सवाल होगा। भारत इस वक्त तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच एक राहत भरा अनुमान सामने आया है, वो ये कि ICMR का मॉडल आपकी टेंशन को किस तरह से कम करेगा। नवजोत बताएंगी। बिल्कुल, वायरस की चाल का विश्लेषण करने के बाद ICMR ने अनुमान ये लगाया कि 11 मार्च तक कोरोना का सुस्त पड़ जाएगा। ये नया वेरिएंट न केवल सुस्त पड़ेगा बल्कि पैंडेमिक से एंडेमिक वाली स्टेज की तरफ ये बढ़ जाएगा। कोरोना से जंग के मोर्चे पर शुभ संकेत, ICMR का टेंशन कम करने वाला अनुमान। मार्च तक सुस्त पड़ जाएगा वायरस। देश कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक जो वायरस की चाल सामने आई है वो दूसरी लहर जितनी भयानक नहीं है। शुरुआत में मामलों में उछाल तो तेजी से आया, लेकिन फिर मामले बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी। हालांकि आज फिर से मामलों में उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में 2,82,970 केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले 18.9% ज्यादा नए केस। रिकवरी रेट 93.88% है। दिल्ली में मेरे को पता है कि पिछले कुछ दिनों में आप आंकड़ा देखे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन का आंकड़ा देख के ऐसे कोई सिद्धांत या निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हमें पता करना है तो 3 टाइम पॉइंट्स डेटा जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 हफ्ते तक इंतजार करिए और देखिए वो ट्रेंड जारी रहता है, क्योंकि 3-4 दिन का आंकड़े का ऊपर सिद्धांत या निर्णय गलत हो सकता है। भले ही कोरोना के आंकड़े फिलहाल लुका छिपी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से सुधर सकते हैं। 11 दिसंबर को देश में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया था। ICMR का अनुमान है कि 11 मार्च तक कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ जाएगा और ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ेगा। नया कोई वेरिएंट निकल के नहीं आया तो 11 दिसंबर में हमें पहले जो रिपोर्ट है ओमिक्रॉन का वो देखने को मिला इंडिया से, और उसी से हम पकड़ लेते हैं कि 3 महीना, तो 11 जनवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च, मान लीजिए कि मिडल ऑफ मार्च महीना के अंदर ये आंकड़ा जो ऊपर ऊर्ध्वमुखी आंकड़ा हम देख रहे हैं ऊपरी तरफ जा रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये भी संभावना है जरूर कि वो एंडेमिक हो। कोरोना के पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ने का अनुमान पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। अब ये भी समझ लीजिए कि महामारी की एंडेमिक स्टेज होती क्या है। कोरोना फिलहाल पैंडेमिक स्टेज में है। पैंडेमिक मतलब संक्रमण तेजी से और व्यापक स्तर पर होता है। एंडेमिक स्टेज में संक्रमण मध्यम या कम स्तर पर होता है। मामलों में खतरनाक स्तर पर कोई इजाफा देखने को नहीं मिलता। एंडेमिक स्टेज में लोग धीरे धीरे बीमारी के साथ रहना सीख लेते हैं। ICMR के अनुमान से पहले IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल भी राहत का अनुमान लगा चुके हैं। उन्होंने अपने मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर का अंत फरवरी महीने में हो जाएगा। 23 जनवरी तक पीक आ सकती है, लेकिन पीक के दौरान मामले 4 लाख से नीचे ही रहेंगे। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपनी पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। भले ही ICMR का अनुमान है कि 11 मार्च तक वायरस कमजोर हो जाएगा और एंडेमिक स्टेज आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानियां छोड़ दें। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि जब तक एक भी एक्टिव केस है तब तक हमें सावधानी और सतर्कता का साथ नहीं छोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार वैक्सीन ही है और टीकाकरण के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। टीकाकरण में भारत ने कई कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं और ये मुमकिन हो सका है उन हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से जिन्होंने हर दुश्वारी का सामना करते हुए
टीकाकरण अभियान को रुकने नहीं दिया। देखिए, हेल्थ वर्कर्स के इस हौसले की बदौलत ही आज पूरे देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो टीके की दोनों डोज ले चुकी हैं। 158 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीके की सिंगल डोज लग चुकी है। और हेल्थ वर्कर्स के हौसले की मिसाल हिमाचल प्रदेश के चंबा में दिखी गई, जहां 3 ग्लेशियर पार करके स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीन लगाने के लिए किस तरह से पहुंचे हैं, वो तस्वीर देखिए जरा। पीठ पर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई का सबसे तेज धार हथियार वैक्सीन है। सामने दूर दूर तक बर्फ का साम्राज्य फैला है। रास्ते में 1-2 नहीं, 3-3 ग्लेशियर हैं। खतरा इतना कि जरा सी चूक और काम तमाम। तापमान माइनस में है। सांस लेने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। पांव बर्फ में धंस रहे हैं और इसी चाल में सफर तय करना है 40 किलोमीटर। सुनते ही कपकपी छूट गई ना, लेकिन ये हो सकता है और हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर से निकली ये टीम कोई पर्वतारोही टीम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की 3 लोगों की टोली है, जिन्हें भरमौर से 40 किलोमीटर दूर बड़ग्रां पहुंचना है 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने। निकल पड़े हैं कर्तव्य पथ पर कठिनाइयों की परवाह किए बिना। रास्ते की मुसीबतों को झेलने की ताकत समेटकर चले जा रहे हैं बर्फ की छाती पर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का नया इतिहास लिखने। जरा सोचिए, ग्लेशियर कब टूटकर बिखर जाए क्या भरोसा, लेकिन चंबा के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर इस बर्फीले खतरे का कोई असर नहीं। पांव वहीं थमेंगे जहां से बड़ग्रां में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। ये तीनों कर्मचारी घंटों पैदल चले। हाड़ कपा देने वाली ठंड, जान लेने वाली ग्लेशियर और सांस रोक देने वाली मुश्किलों से लड़ते हुए। जाहिर है इस हौसले के सामने मौसम को हारना ही था। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बड़ग्रां के किशोरों को वैक्सीनेट किया। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्होंने साहसिक कार्य करते हुए 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भारी हिमपात में और ग्लेशियरों को पार करते हुए वहां पर जाके बच्चों की वैक्सीनेशन को अंजाम दिया। इस साहसिक कार्य के लिए मैं अपने स्वास्थ्य टीम को शुभकामनाएं देता हूं। ये जो वैक्सीनेशन का इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, असल में इस मिशन के हीरो ये स्वास्थ्य कर्मचारी ही हैं, जिनकी मेहनत और लगन की सबसे ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई हैं। इस जज्बे को एक सैल्यूट तो बनता है। विशाल आनंद, चंबा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना के खिलाफ युद्ध में ना कई लोगों ने बहुत अहम रोल निभाया है। वो हेल्थ वर्कर्स हों या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, सबने इस लड़ाई में डट कर अपना काम करके दिखाया। बदले हालात और कई लोगों की भूमिकाएं भी बदलकर हम सबके सामने आई हैं। क्यों नवजोत? बिल्कुल, और हमने देखा है कि किस तरीके से पोस्टमैन की भूमिका भी बदल गई है और वो हम सब के लिए अब यकीन मानिए कि देवदूत बनकर ही सामने आ रहे हैं। खबर ये है कि जहां पोस्टमैन अभी तक फिलहाल संदेश ही पहुंचाया करते थे, अब वो आपकी डोरबेल सेहत की सौगात लेकर आएंगे और बजाएंगे। जो लोग संक्रमित हैं, घर पर बैठे हैं, आइसोलेट हैं, मेडिकल किट उनको चाहिए, तो आप तुरंत से डाकिए की मदद ले सकते हैं। संदेशों के साथ डाकिये अब घरों तक सेहत की सौगात भी पहुंचा रहे हैं। जिस डाकिये का इंतजार हर घर को होता है, वो डाकिया कोरोना के मुश्किल वक्त में उम्मीद बांटने निकले हैं। कोरोना काल के संकट ने डाकियों का किरदार भी बदल दिया। श्रीधर साइकिल से हर रोज यूं ही घर से निकलते हैं, लेकिन इनके थैले में चिट्ठियां नहीं, कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल किट होती है। बिहार में गया के दूरदराज गांव तक श्रीधर की सेवाएं पहुंच रही हैं। सुबह की पहली पाली में 10 से 2 बजे वो चिट्ठियां बांटते हैं। उसके बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीधर नए मिशन पर निकल पड़ते हैं।
दोपहर बाद श्रीधर को संक्रमित मरीजों की लिस्ट और मेडिकल किट मिलती है, जिसे लेकर वो गांव का रुख करते हैं। हर दिन 6 से 7 लोगों तक श्रीधर की वजह से मेडिकल किट और जरूरी मदद पहुंचती है। श्रीधर भी अपनी इस नई भूमिका से काफी खुश हैं। मैं कोरोना किट देने आया हूं एपी कॉलोनी में, और पहले स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट बांटता था, और अब ड्यूटी 4 बजे समाप्त होने के बाद भी पुनः सर हमें यहाँ आए हैं बांटने के लिए कोरोना किट का मेडिकल दवा। गया में कोरोना मरीजों तक मेडिकल किट आसानी से पहुंच सके, इसके लिए डाक विभाग ने ये पहल की है। इस काम में 25 डाकियों और तमाम आला अफसरों को लगाया गया है। कोशिश यही है कि संक्रमितों को घर बैठे दवाइयां और जरूरत का सामान मिल जाए। सभी डाकघर के लोग लगे हुए हैं, करीब करीब जितने भी हमारे डिलीवरी ऑफिसेज हैं, चाहे वो बुनियादगंज हो, गया RS हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, सिरघाटी हो, बाराचट्टी हो, ये सारे जगह से हमारे यहाँ से डिलीवरी की जा रही है। सारे हमारे जो स्टाफ हैं सब सारे लगे हुए हैं, हमारे पोस्टमैन भी लगे हुए हैं। इंटरनेट के इस दौर में गांव देहात में डाक विभाग की पकड़ और पहुंच है। गांव में पहले डाकियों का ताल्लुक चिट्ठी बांटने के अलावा उनके दुख सुख में शामिल होने का भी था। कोरोना काल में डाकियों का वो रूप फिर से लौट आया है। श्रीधर जैसे डाकिये उम्मीद बनकर कोरोना मरीजों तक पहुंच रहे हैं। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जरा चुनाव प्रचार की भी कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव प्रचार का तरीका वाकई बदल गया है। रोक लगने के कारण पार्टियों ने डिजिटल कैंपेन का रास्ता पकड़ लिया है। बड़ी बड़ी रैलियों की जगह अब डिजिटल माध्यम से जनता तक नेता और पार्टियां अपनी बात पहुंचा रहे हैं। देखिए, तरीके बदले हैं तो डिजिटल प्रचार का तरीका भी बदलेगा। अब युद्ध की इस कहानी में एक नया मोड़ सामने आया है। वो ये कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के खर्च में एक और कॉलम बढ़ा दिया है, जिसके तहत उम्मीदवार ने डिजिटल प्रचार में कितना खर्च किया, आयोग को इसका जवाब देना होगा। अब की बार चुनावी बाजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है, लिहाजा हर पार्टी सोशल मीडिया पर छा जाना चाहती है। तरह तरह के भाषण, वीडियोस और संदेशों की भीड़ लगी है। लेकिन जरा रुकिए, क्या इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल कैंपेन चलाने वाली पार्टियों के पास इस खर्च का कोई हिसाब किताब है? जवाब है, अब तक नहीं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की ओर से किए जा रहे डिजिटल प्रचार पर अंधाधुंध खर्च पर लगाम लगाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग अब तक उम्मीदवारों से रैलियों और रोड शो पर हुए खर्चों का ब्यौरा निकाल लेता था, लेकिन डिजिटल प्रचार के लिए उम्मीदवार अलग से कोई जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि ये कुल खर्च का हिस्सा ही मान लिया जाता है। लेकिन अब आयोग ने उम्मीदवारों के खर्चे में एक और कॉलम बढ़ा दिया है। इसमें उम्मीदवारों को डिजिटल प्रचार में हुए खर्च की अलग से जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग की ओर से किए गए बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अलग कॉलम में अपने डिजिटल अभियान के खर्चों का ब्यौरा देना होगा। कोरोना महामारी के कारण चुनाव आयोग ने रैलियों, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं समेत अन्य सभी तरह की भीड़ इकट्ठा करने वाले समारोह पर 22 जनवरी तक प्रतिबंध लगा रखा है। इसी वजह से फिलहाल सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, चुनाव प्रचार में भले ही डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पुराने तरीकों का मोह अभी खत्म नहीं हुआ। वोटर्स को लुभाने के लिए आज भी कई तरह के पुराने नुस्खे आजमाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है कपड़ों पर नेताओं की फोटो और पार्टियों के चुनाव चिन्ह। वैसे साड़ी यकीनन शगुफ्ता देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरा एक सवाल, मैं रोक रही हूँ, पहनेंगी साड़ी? मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि वो साड़ी कौन पहनेगा। हाँ। देखिए शगुफ्ता, आम जनता भले ही ना पहने, लेकिन इतना पक्का है, क्योंकि सूरत में ऐसी साड़ियां पहले भी बनती आई हैं, इतना पक्का है कि जो कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी के जो लीडर्स हैं, मतलब महिलाएं, वो सब लोग जरूर इस साड़ी से प्रचार कर सकती। देखिए जरा। यूपी के चुनावी घमासान की गूंज गुजरात की सूरत में भी सुनी और देखी जा रही है। यकीन नहीं होता तो इन साड़ियों पर गौर कीजिए। पीएम मोदी की तस्वीर, सीएम योगी की तस्वीर,
बीजेपी के कमल का पूरी साड़ी पर प्रिंट। सूरत में तैयार इन साड़ियों की यूपी के बाजारों में भारी डिमांड है। साड़ी व्यापारियों का जोश हाई है। मोदी योगी की तस्वीरों वाली साड़ियों के खूब खरीदार मिल रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, व्यापारी किसी भी पार्टी से ऑर्डर मिलने पर उनके मनमाफिक साड़ियों पर प्रिंट के लिए तैयार हैं। सर, बीजेपी की साड़ी छापने का तो हमारे तो दिमाग में, दिल और दिमाग में बीजेपी है, इसलिए वो पहले हमारे दिमाग में आया। अब आगे व्यापार कर रहे हैं, अगर किसी और का प्रोग्राम आएगा तो हम छाप देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। यूपी चुनाव के मद्देनजर सूरत के साड़ी बाजार में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छापी गई है, बल्कि साड़ियों की पैकिंग के साथ भी योगी और मोदी की तस्वीर वाले कैटलॉग भी रखे जा रहे हैं। इन कैटलॉग में दूसरी मॉडल्स की तस्वीरें अंदर की तरफ छापी गई हैं, जबकि योगी और मोदी की तस्वीरें ऊपर बड़ी बड़ी छापी गई हैं। पिछले 15 सालों से साड़ियों का कारोबार करने वाले राजीव ने मोदी और योगी की तस्वीर वाली 5000 साड़ियों का ऑर्डर दिया है। अभी मैंने शुरुआत में 5000 साड़ियों का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि निचले में मतलब नहीं है, उन लोगों को दी जा सके। सूरत में पहले भी अलग अलग मुद्दों पर क्रिएटिविटी वाली साड़ियां तैयार होती रही हैं। चुनाव को लेकर भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तस्वीर वाली साड़ियां तैयार की जाती रही हैं, लेकिन इस बार फिलहाल सिर्फ यूपी के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली साड़ियां ही सूरत में तैयार हो रही हैं। कारोबारी चाहते हैं कि उन्हें दूसरी सियासी पार्टियों की तरफ से भी ऑर्डर मिले, लेकिन बीजेपी वाली चाह फिलहाल दूसरी पार्टियों में दिखाई नहीं दे रही। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात तकनीक के सहारे वायरस को मात देने की कर लेते हैं। CSIR ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसके जरिए कोरोना की कमर तोड़ी जा सकेगी। चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध है। ऑडिटोरियम्स, बड़े हॉल्स में छोटी सभाएं हालांकि की जा सकती, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जिसकी रोशनी में कोरोना का सफाया पक्का है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। छोटे बड़े दलों के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन चुनावी रैलियों पर फुल स्टॉप है। इजाजत सिर्फ इंडोर मीटिंग की है, जिसे सुरक्षा तंत्र देने की दिशा में CSIR ने एक अहम भूमिका निभाई है। UV यानी अल्ट्रा वायलेट कोरोना का नाश करने वाली सुपर मशीन, ऐसी मशीन जो कोरोना का मिनटों में कमर तोड़ देगी, मिनटों में उसका सफाया कर देगी। लेकिन ये काम कैसे करेगी, इसे तस्वीरों के जरिए समझिए। वो सिस्टम है क्या, किस तरीके से यूवी रेज से विषाणु को मारा जाएगा, और यूवी रेज जो है वो वर्क कैसे करती हैं वो भी आप समझिए, और कहाँ पर इनको फिट किया जाएगा, इसका तरीका क्या रहेगा वो भी आप समझिए। तो आपने, मैं देख रहा हूँ सर, ये 3 बॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें लाइट्स हैं। ये 3 बॉक्स जो है ये AC डक्ट है जिससे हवा ऑडिटोरियम की ओर जा रही है। यहाँ पे हम लोगों ने UV लाइट लगाया है। ये आपकी सुविधा के लिए हमने इसे नीचे खींचे हुए हैं, लेकिन ये बंद हो जाते हैं पूरे इस तरह से, और ये जब बंद हो जाते हैं तो इसका लीकेज कोई बाहर नहीं आता है, ये सिर्फ अंदर चलता है। क्योंकि UV जो है, जो हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है, इसको हम लोग पूरी तरह से बंद करते हैं, और यहाँ पे अगर पट्टी लग जाए तो कोई भी UV लाइट बाहर नहीं आता है। लेकिन हवा जो है अंदर से जा रही है डक्ट में से, उसको पूरी तरह से इसको सैनिटाइज हो रही है वो हवा। तो UV की वजह से जो कुछ वहाँ पे हवा में होगा वो मारा जाएगा। UVC टेक्नोलॉजी से लैस इस तकनीक को समझने से पहले इस UV लीड की ताकत को समझें। AC के साथ एक अल्ट्रावायलेट स्कैनर को फिक्स किया गया है, जिसका काम है AC से गुजरने वाली एयर को फ्रेश करने का, यानी आसपास कोरोना संक्रमण होगा तो उसका खात्मा तय है। ये एक ट्रे में कितनी लाइट्स लगा रखी हैं आप लोगों ने? ये एक डिसाइड करना होता है कि हवा का फ्लो कितना है। तो हर एक ऑडिटोरियम में अलग अलग तरीके का फ्लो होता है, उसकी तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है कि इतनी अगर वहाँ से हवा जा रही हो तो उसके लिए कितनी UV की ज़रूरत होगी, और उस तरीके से डिसाइड करके ये UV लाइट के जो वोल्टेज होगी जो है और कितने UV लाइट लगने चाहिए उसका हम लोग कैलकुलेट करके लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी निकलता है कि ये क्या कॉस्टली है या फिर सस्ता है, किस तरीके से इसको अगर लोग यूज़ करेंगे ऑडिटोरियम्स में लगाएंगे तो उनको किस तरीके से ये वो एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना पैसा खर्च आएगा? ये इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाला जो सोल्यूशन लगा है ये कुछ चंद, मेरे ख्याल से कुछ 1000 रुपये में
इस तकनीक से देश की संसद को फुल प्रूफ किया गया है, जिसके नतीजे शानदार रहे हैं। भारतीय रेलवे के लिए भी ये तकनीक काफी कारगर साबित हो चुकी है। अब बारी है चुनाव आयोग के रिस्पॉन्स की। 5 राज्यों में अगर इसके इस्तेमाल की इजाजत मिलती है तो कोविड संक्रमण को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने की। यानी साफ है कि नई तकनीक है, उस नई तकनीक को कहीं ना कहीं सहारा बनाते हुए कोरोना को हराने के लिए लगातार ये पहल की जा सकती है और शायद उसी सोच को लगातार CSIR आगे बढ़ाता हुआ नजर भी आ रहा है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। तो देखिए, नवजोत के लिए तो मैंने इंतजाम कर दिया है गर्मा गर्म चाय का। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे गणतंत्र दिवस पर परेड की कैसी चल रही हैं तैयारियां। चाय की चुस्की आप भी ले सकते हैं, कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करते हैं गणतंत्र दिवस का। बस चंद ही दिन बचे हैं जब पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान की झलक देखेगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गई हैं और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 75 लड़ाकू विमान हुंकार भरते देखे जाएंगे। बिल्कुल, और इसमें रफाल होंगे, हरक्यूलिस होंगे और इसके साथ ही साथ राजपथ पर सांस्कृतिक झांकियां हर बार की तरह नजर आएंगी। और क्या कुछ खास होगा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, देखिए जरा। सेना के शौर्य प्रदर्शन के लिए राजपथ तैयार है। सांस्कृतिक झांकियों के लिए राजपथ तैयार है। वायुसेना के हवाई करतब, मोटरसाइकिल पर हैरान कर देने वाले नजारों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजपथ पर ऐसा नजारा दिखाई देगा जिसकी कल्पना अब से पहले कभी नहीं हुई थी। धरती से लेकर आकाश तक आजादी के अमृत महोत्सव की धूम रहने वाली है। अमृत महोत्सव के तहत वायुसेना की शौर्य गाथा के लिए 75 लड़ाकू विमान गर्जना भरेंगे। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। राजपथ पर अब तक की सबसे अद्भुत फ्लाईपास की तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे पहले ध्वज फॉर्मेशन के लिए 4 Mi-17 विमान, इसके बाद रुद्र फॉर्मेशन के लिए 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का बेड़ा होगा। परेड के ठीक बाद फ्लाईपास के दौरान राहत फॉर्मेशन के 5 ALH एरो फॉर्मेशन में गगनचुंबी उड़ान भरेंगे। दूसरे फॉर्मेशन मेघना के तहत 1971 युद्ध की याद में 1 चिनूक और 4 Mi-17 एरो फॉर्मेशन में उड़ेंगे। तीसरे फॉर्मेशन एकलव्य के लिए 1 Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। चौथा फॉर्मेशन है तंगेर। इस फॉर्मेशन में 1 डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। पांचवें फॉर्मेशन तरन में 3 C-130 बिग फॉर्मेशन। छठे फॉर्मेशन नेत्रा में 1 अवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई और 2 MiG-29 एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। इसके बाद बारी आएगी 7वें फॉर्मेशन विनाश की, जिसमें 5 राफेल फाइटर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 8वें फॉर्मेशन बाज में 1 रफाल, 2 MiG-29, 2 जैगवार, 2 सुखोई। 9वां फॉर्मेशन त्रिशूल, 3 सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाएंगे। 26 जनवरी की परेड में इस बार भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के विमानों सहित 27 लड़ाकू विमान फ्लाई पास का हिस्सा होंगे। इस फ्लाई पास में 13 फॉर्मेशन होंगी, जिसमें MiG-29 सुखोई से लेकर जगवार और रफाल भी शामिल होंगे। सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल आकार बनाएंगे तो अमृत फॉर्मेशन में 17 जगवार एक साथ 75 के अंक के आकार में उड़ान भरेंगे। देश के वीर योद्धा राजपथ पर परेड की रिहर्सल में जुटे हैं। टैंक और बख्तरबंद वाहन भी राजपथ पर डेरा जमा चुके हैं। बस इंतजार है 26 जनवरी की सुबह का, जब देश गणतंत्र दिवस पर सलामी देगा। मंजीत नेगी के साथ गुड न्यूज टुडे।
तो आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और तैयारियां पूरी हैं। 26 जनवरी को देश की आन बान और शान नजर आएगी। फिलहाल हम चलते हैं सीधा, मेरे सहयोगी मनीष औरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कैसी रिहर्सल, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं? मनीष औरसिया। देखिए, कई बार जो आपके लफ्ज़ होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपके आसपास की तस्वीर होती है। इस वक्त मेरे पीछे भी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर, तो सीधे तस्वीर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। राजपथ की ये सड़क, राष्ट्रपति भवन के सामने का नज़ारा और रिहर्सल होती हुई परेड की, वो परेड जो गणतंत्र दिवस के दिन इसी राजपथ से निकलेगी, लेकिन तब यहाँ दर्शक भी मौजूद होंगे। फिलहाल जो प्रैक्टिस है, रिहर्सल है, वो पुरजोर तरीके से यहाँ पर चल रही है। मैं यहाँ पर पिछले लगभग आधे घंटे से मौजूद हूँ और आपको बताऊँ कि कहते हैं कि धुन वही अच्छी होती है जिनसे पैर आपके थिरकने लगे, लेकिन ये धुन जब यूनिफॉर्म में मौजूद सैनिक इस धुन को बजाते हैं, ये वो धुन है जब आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, आपका दिल गौरव से भर जाता है। यही इस वक्त मैं यहाँ खड़ा होकर महसूस कर रहा हूँ और शायद आप भी वहाँ बैठकर जब ये धुन सुन रही होंगी, ये तस्वीर देख रही होंगी, तो आपका भी दिल गर्व से भर रहा होगा। वैसे ये देखिए, वक्त माहौल बिल्कुल ऐसा ही होता है। पूरी पिक्चर 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। तमाम तरीके की बहुत सही अल्फाजों का आपने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। ये वक्त, माहौल, धुन, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है कि हम यकीनन आप वहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पर स्टूडियो में गर्व महसूस कर रहे हैं। क्यों शगुफ्ता? मनीष, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए हर साल 26 जनवरी को नवजोत राजपथ पर सुबह 10 बजे परेड शुरू होती है, तो इस बार जो टाइम है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है 10 से वो शिफ्ट करके 10:30 कर दिया जाएगा। एक तो कोरोना प्रोटोकॉल प्लस सेकेंड जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा कर्मियों की शहादत को इस बार श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो ऐसा स्केड्यूल है क्या? जी बिल्कुल, ऐसी बातें बिल्कुल हैं और कहा यही जा रहा है कि परेड 10:30 से शुरू होगी। कई वजह हैं इसकी। पहली वजह है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स, दूसरा जो आपने बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तीसरी एक बात ये भी कही जा रही है कि मौसम के लिहाज से, क्योंकि ठंड का मौसम है, आजकल कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, सुबह उतनी तरीके से आसमान साफ नहीं होता। वायुसेना के जो विमान यहाँ पहुँचेंगे, उनका आप जो पूरी कलाकारी है, उनका गौरव है, वो ठीक तरीके से दिखाई पड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आसमान साफ हो। उसके लिए भी वक्त को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, लेकिन कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर ज़रूर हैं, तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो दर्शकों की संख्या होगी उसे 5 से 8 हज़ार के बीच सीमित करना है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी ये बात है कि पहली बार वायुसेना के 75 विमान एक साथ आपको हवा में दिखाई देंगे। जी मनीष, आप हमें इन्फॉर्मेशन भी देते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि हमें आसपास के दृश्य भी दिखाइए और हम बिल्कुल वो धुन भी सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि आप इस तस्वीर को, इस धुन को स्टूडियो के अंदर बैठकर महसूस करें। मेरे कैमरामैन आलोक दास आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको जानकारी में देता जाऊं कि ये पहली बार है जो सबसे लंबा फ्लैग पास्ट होने वाला है। 75 विमान आपको राजपथ के ऊपर आसमान पर दिखाई पड़ेंगे। इनमें रफाल है, जगुआर है, MiG-21 है और तमाम तरह के दूसरे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो भी अपना गौरव दिखाएंगे। साथ ही साथ जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो मेहमान हैं, जो हर बार दूसरे देश के, दूसरे राष्ट्र के अतिथि यहाँ पर आते हैं अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के तौर पर, उनको शायद इस बार बुलाया नहीं जाएगा। हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है कि बुलाया जाए या फिर नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि सुरक्षा को लेकर तैयारियाँ बेहद जोर तरीके से की जा रही हैं। पुरजोर तरीके से एक एक बारीक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों गाजीपुर की फूल मंडी में जो विस्फोटक बरामद हुए उसमें RDX था, जिसके तहत अब सुरक्षा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। पूरे राजपथ पर 300 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। उनमें ऐसे कैमरे भी लगाए गए हैं जो फेस डिटेक्शन कर सकते हैं और उनमें 50 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों का डेटा डाला गया है। मतलब अगर कोई भी उस संदिग्ध कोई भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है तो वो कैमरा
उन्हें पहचान लेगा और अलर्ट भेजेगा सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन ये भी कोशिश की गई है कि एक एक जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो तीनों सेनाओं के बैंड हैं वो बारी बारी से आगे आ रहे हैं। अभी एक बैंड परफॉर्म कर रहा था और अब दूसरी सेना का जो बैंड है वो आगे आएगा और वो परफॉर्म करेगा। लेकिन राजपथ का नज़ारा अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इन तस्वीरों के अलावा, हालांकि अभी कैमरे को मूव करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारी जनता है जो यहाँ पर मौजूद है और इस रिहर्सल को देखने के लिए भी वो घंटों तक इस ठंड में यहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये तस्वीरें और ज़्यादा रोचक होती जाएंगी। अभी आपने सिर्फ सेना के एक हिस्से की एक टुकड़ी का ये रिहर्सल देखा है। आप पीछे अगर आप दिखा पाऊँ तो राष्ट्रपति भवन तक एक लंबी कतार है, अलग अलग फौज की टुकड़ियां मौजूद हैं अपने बैंड के साथ और अपनी बारी का इंतज़ार करती हुई। अभी ये एक टुकड़ी का खत्म हो, देखिए अब दूसरी टुकड़ी तैयार हो गई है, उनका बैंड तैयार हो गया है और मनीष, यहाँ पर बजनी शुरू हो जहाँ चुकी है। इस वक्त आप खड़े हैं वहां से ये बैंड कितनी दूर है, और अगर आप हमें बैंड की धुन सुनवा पाए तो? देखिए मैं यहाँ से हालांकि खड़ा उनके ठीक सामने ही हूँ, मुश्किल से ये 200-300 मीटर की दूरी होगी, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना अलाउड नहीं है हमें, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो अभी मैं माइक आगे करता हूँ धुन की तरफ, जितनी आवाज़ मिलेगी उतनी ही हमारी सीमा है फिलहाल। एम्बुलेंस खोल दिया मैंने। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत मनीष। जैसे उन्होंने कहा कि अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए, लिटरली मुझे गूज बम्स आए हैं तस्वीरें देखकर। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और तुरंत लौटेंगे, आपको दिखाएंगे पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें। और अब मौसम की बात हो रही है तो बात सिर्फ बर्फबारी की होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी नजर आ रही है। हिल स्टेशन मानो जन्नत बने हुए हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बस बर्फ की सफ़ेद चादर ही है। देखिए चलो मैं लेकर चलती हूँ आज हिमाचल के कुफरी में, जहाँ बर्फबारी ने पूरे इलाके को बेहद खूबसूरत बना दिया है। सैलानियों की बहार आ गई है। उत्तराखंड के औली में ताज़ा बर्फबारी हुई है, तस्वीरें काफ़ी शानदार हैं, देखिए ज़रा। शिमला से 16 किलोमीटर दूर कुफरी में मौज मस्ती ने कुछ यूं डेरा डाला है। ताजा बर्फबारी यहां सैलानियों की भीड़ खींच लाई है। जाहिर है कारोबारियों के चेहरे खिले हैं और सैलानियों की उमंग तो आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। बर्फ से पटी इन वादियों में सैलानी स्नो स्लाइड और स्कीइंग का मजा लेते नजर आए। बर्फबारी के बीच कुफरी की इन वादियों का आनंद लेते वक्त सैलानी कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करते दिखे। या इधर बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम आया इधर घूमने के लिए। लोकेशन अच्छा है, ब्यूटीफुल लोकेशन था, तो बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, एंजॉय लग रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी हम स्कीइंग सीख रहे, गिर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बाहर निकले है, मतलब तीसरी लहर भी है, हम पर उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब कि यहाँ मैं तो ये बोलूँगी आना चाहिए सबको, और यहाँ के जो लोग हैं ना वो इतने हेल्पफुल है, इतने अच्छे से मतलब कि कोऑपरेट करते हैं आपको कि बहुत मज़ा आता है। तो सबको आना चाहिए इधर में घूमने। बर्फबारी ने कुफरी की इन वादियों की रंगत में चार चांद लगा दिए हैं।
सैलानी जी भरकर इन नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं और सुकून मस्ती से भरी खूबसूरत यादों की सौगात यहाँ से ले जाने को बेताब हैं। ये नजारा है कांगड़ा घाटी का। धौलधार के पहाड़ बर्फ से लदे हैं। जाहिर है आसपास के इलाके में सिहरन है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बादलों के डेरे के बीच विजिबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ के लोग इन हालात के आदी हैं और जिंदगी की गर्मजोशी के आगे ये ठंड बेअसर है। बर्फबारी की बात हो, कुदरती सुंदरता की बात हो और औली का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए बर्फ से पटी ये वादियां कैसे सैलानियों को भा रही हैं, इन्हें रिझा रही हैं। इस बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके जहां सिहरन महसूस कर रहे हैं, वहीं पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। आलम यह है कि औली की वादियों में इस वक्त 2 फीट बर्फ जमा है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और नीति माना वैली का भी यही हाल है। पहाड़ों की इस बर्फबारी ने सैलानियों की चांदी कर दी है। सैर सपाटे पर निकले लोगों के लिए ये पैसा वसूल ट्रिप है। जो इस मौके से चूक गए, उनके लिए ये तस्वीरें भी किसी सौगात से कम नहीं। कांगड़ा से अशोक रैना और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक करते हैं लेह लद्दाख का, जहां के लोगों को एक गिफ्ट मिला है। दरअसल यहां डोपलर रडार लगाया गया है। डोपलर रडार मौसम की सटीक जानकारी देते हैं और लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में रहते हुए मौसम की सटीक जानकारी मिल जाए, ये आपदाओं को भी टाल सकता है। बिल्कुल, और आम लोगों के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस रडार का फायदा सीमा पर मौजूद जवानों को भी होगा, क्योंकि ये जवान मौसम की मार झेलते हुए सरहद की रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे में सही समय पर अगर मौसम की सही जानकारी मिल जाएगी तो मुश्किल नहीं होगी। बड़े फुटबॉल के आकार जैसी दिखने वाली इस चीज का नाम है डॉपलर रडार। ये रडार इतना तेज होता है कि मौसम के रुख में आने वाले हर बदलाव को घंटों पहले भांप जाता है। ऐसे में ये लेह और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेह लद्दाख का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। सर्दी, गर्मी और खासकर बरसात में ये डॉपलर रडार बहुत काम आएगा। वेदर भी काफ़ी इराटिक बन जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर, जुलाई अगस्त के व्हेन मानसून एक्टिव जब होते हैं तो थोड़ी देर के लिए बहुत तेज इंटेंस बारिश होते हैं। तो ये डॉपलर जिसके मतलब ये इंटेंस बारिश होने की वजह से समटाइम्स ये फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो बारिश, और इन एडिशन टू बारिश के साथ साथ जब टेम्परेचर भी हाई हो जाते हैं स्पेशली ड्यूरिंग जुलाई अगस्त, तो फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है। तो इस टाइप के वेदर को डिटेक्ट यानी टाइमली डिटेक्ट करने के लिए, या फॉर देट मैटर अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो या तेज़ बारिश हो, या तो इस टाइप के वेदर को डिटेक्ट करने के लिए डॉपलर वेदर रडार यहाँ पे मतलब इंस्टॉल किया गया है। डॉपलर रडार मौसम के पूर्वानुमान के लिए सबसे आधुनिक रडार माना जाता है। ये हर 10 मिनट में जानकारी को अपडेट करता है। हवाओं की तरंगों से मौसम का रुख भांपने में माहिर है। 500 किलोमीटर की दूरी तक मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। चक्रवात, भारी बारिश और तेज बर्फबारी को घंटों पहले बता देता है। लेह में लगे इस डॉपलर रडार की क्षमता 100 किलोमीटर की है, जो एक्स बैंड पर काम करता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक्स बैंड पर काम करने वाले डॉपलर रडार बहुत संवेदनशील होते हैं, जो बर्फीले तूफान और बारिश की बहुत ही सटीक जानकारी और पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेह का इलाका चीन की सीमा से लगता है, जहां का मौसम जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में डॉपलर रडार चीन की लेह सीमा पर तैनात जवानों की दुश्वारियों को कम करेगा। इससे जवानों को बर्फीले तूफान की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। सुरक्षित हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए मौसम से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी जाएगी। कड़ाके की ठंड की जानकारी पहले मिलने से जवानों तक रसद पहले पहुंचा दिया जाएगा। ये डॉपलर वेदर रडार का फायदा ये हो, एक तो सीवियर वेदर डिटेक्शन, और इससे भी ज़्यादा जो है सेफ एयर नेविगेशन, जैसे हेलीकॉप्टर चलाने में, फाइटर चलाने में, या कोई भी सेफ एयर नेविगेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। देश के कई हिस्सों में रडार लग चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौसम की हर करवट का अंदाजा पहले लग जाता है, लेकिन लेह में लगाए डॉपलर रडार आम जनता के साथ सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी राहत भरी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। शॉट की रफ्तार ऐसी है कि पलक झपकते ही गेंद सीमा रेखा के बाहर हो जाती है।
दुनिया के तमाम क्रिकेट दिग्गज इस नन्हे उस्ताद के फैन हो गए हैं। कोलकाता के रहने वाले शेख शाहिद 5 साल के हैं और किस तरह का खेल है इनका, देखिए जरा। होंगे आप विराट के कवर ड्राइव के फैन, होंगे आप रोहित के सिक्सर मारने के अंदाज के मुरीद, सचिन का स्ट्रेट ड्राइव किसी जमाने में आपको लुभाता रहा होगा, राहुल द्रविड़ के डिफेंस ने आपको दीवाना बनाया होगा, दादा सौरव गांगुली के ऑफ साइड के चौकों ने आपको चौंकाया होगा। लेकिन तय मानिए, क्रिकेट के इस नन्हे उस्ताद के अंदाज को आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव या ग्लांस या फिर कलाइयों के इस्तेमाल से लॉन्ग ऑन पर लगाया जाने वाला कलात्मक शॉट, हर अंदाज में बिल्कुल परफेक्ट। ये है कोलकाता में रहने वाले क्रिकेट के वंडर किड शेख शाहिद। उम्र केवल 5 साल है, लेकिन क्रिकेट इनकी रगों में दौड़ता है। बल्ला पकड़ने का अंदाज, पिच पर खड़े होने का तरीका, शॉट्स लगाते समय उनका स्टांस, सब कुछ बेहद उम्दा। शेख शाहिद की सुबह प्रैक्टिस पिच पर बल्ले के साथ तो शाम भी पैरों में पैड बांधे नेट पर गुजरती है। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पिता की देखरेख में ही शेख शाहिद की ट्रेनिंग चल रही है। 2 घंटा सुबह में प्रैक्टिस करता है, फिर शाम को 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं सर। टोटल 4 घंटा। टोटल 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं रोज का। कंटिन्यू एवरी डे, नॉट लाइक 7 डेज करता है पूरा। तो यहाँ पर तो गांगुली हैं, गांगुली से मुलाकात की थी सौरव गांगुली से? जी एक बार गया था उनका प्रोग्राम में, तो वो 2.5 साल का था तब, तो उनको खेला है। गांगुली सर ने बॉल किया था, ये बैटिंग किया था, बहुत अच्छा से मतलब ये खेला था। उनको बोला कि तुम शैडो करके दिखाओ, शैडो कर किया भी देखा है। तो देखने का बाद एंड ऑफ मतलब टाइम में तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ये बहुत नेचुरल टैलेंट है। 5 साल के शेख शाहिद अपनी असाधारण बल्लेबाजी से सोशल मीडिया पर धूम मचा चुके हैं। शेख शाहिद का 2 साल पहले डायपर पहनकर क्रिकेट के शॉट्स लगाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इतनी कम उम्र में उनके शॉट्स और फॉलो थ्रू देखकर दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर दंग रह गए। उनके प्रशंसकों में माइकल वॉन, केविन पीटरसन, ब्रैड हॉग और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ तो पिछले दिनों कोलकाता में शाहिद के घर उनसे मिलने तक पहुंच गए थे। दिलचस्प बात यह है कि स्टीव वॉ अपनी आगामी किताब में शाहिद का पूरा अध्याय लिख रहे हैं। वो स्टीव वॉक आया था जब इसका जब एक तो वीडियो हम छोड़ा था, तो वीडियो वायरल हुआ था, सब कोई देखा है। डायपर में थे? डायपर में थे, एकदम छोटा था। तो स्टीव वॉक सर ने देख के बोला, इतना अच्छा टैलेंट देख के, तो उन्होंने आया है, आके स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बुक एक तो बनाया है, उनका पार्ट में इनको दिया है। तो वो आया है, देखा किया, उन्होंने आके घर में चाय पिया है, तो और एडवाइस भी दिया है। बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा, इतना कम उम्र में इतना अच्छा खेलता है, बहुत मतलब इनको तारीफ़ किया है। बोला कि इसको कंटिन्यू करो, अपना जीत मतलब गिव अप नहीं करो, तुम इनको सपोर्ट करो, ये एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। पिता का सपना है कि उनका टैलेंटेड बेटा देश के लिए खेले और दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। मेरा इच्छा है कि उनको प्रोफेशनल कहीं अच्छा जगह अगर हो जाए इसके लिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग अच्छा बैट्समैन बनने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं वो चाहता हूँ कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इसको मिले और वो आगे जाके बहुत अच्छा तरक्की करे और देश के लिए खेले। शेख शाहिद का अंदाज बताता है कि खुदा ने उन्हें शानदार हुनर बख्शा है। ये बात अलग है कि परिवार के हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन शाहिद का जज्बा ये उम्मीद बंधाता है कि हालात को वो अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देंगे। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, ये पुरानी कहावत है, लेकिन इस वक्त कोलकाता में यही कहावत चरितार्थ होती दिख रही है 5 वर्षीय शेख शाहिद के रूप में। और जिस तरीके का क्रिकेटिंग स्किल्स शेख शाहिद इस वक्त दिखा रहा है, उसे देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर ट्वीट कर रहे हैं, आश्चर्य जता रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले। इसका
इसके परिजन और इसके परिवार वाले भी यही चाह रहे हैं और इसकी ज़रूरत इसे सख्त है, क्योंकि अगर इसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है तो इसके हुनर को बहुत ज़्यादा निखरने में बहुत आसानी होगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, गुड न्यूज़ टुडे। देखिए, मुझे पता है कि नवजोत आपकी फेवरेट एंकर है और फेवरेट स्टार्स को भी आप देखना चाहते हैं, तो इन्होंने अभी थोड़ी देर के बाद क्या पोस्ट करना है और आपके स्टार्स क्या पोस्ट कर रहे हैं, जानने के लिए इंस्टाग्राम पर जाइए। काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे भाई, मैं खुद कर लूंगा। पुष्पराज, माँ और बीवी में क्या फर्क होता है? माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितनी खूबसूरत हो? नहीं यार। होती तो बताते ना। चलिए, अब मुलाकात होगी गुरुवार को। बड़ा फेवरेट दिन है गुरुवार मेरा, कल बताऊंगी क्यों। और हम इंतजार करेंगे कल का, क्योंकि आपसे मुलाकात होनी और मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि शगुफ्ता के लिए थर्सडे फेवरेट क्यों है। मेरे लिए तो बस इसलिए कि आपसे मुलाकात होगी। कल मिलेंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। गुड न्यूज़ टुडे।